हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि अभी यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए एंड केन सुपरवाइजर की एग्जाम की कुछ वैकेंसियां अभी निकली हुई हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना जो फर्स्टली हमारा था प्रैक्टिस सेट 1 था, वो तो आपने देख ही लिया होगा। उसको देखते हुए हमने ये सेकंड सेट बनाया है जिसमें एजीटीए प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुआ था उसके कुछ बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, ठीक है। इसका जो एग्जाम हुआ था वो 13 जुलाई सन 2025 को हुआ था, ठीक है। तो मैंने अपने इस सेकंड प्रैक्टिस सेट में एग्रीकल्चर साइंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, क्रेव चक्र में प्रवेश करने से पहले पायरुविक अम्ल को एक्सीडेटेड रूप से डीएक्सीडेटेड करने पर तत्काल बनने वाला उत्पाद क्या है। यानी कि व्हाट इज द इमीडिएटली प्रोडक्ट फॉर्मेड व्हेन पायरुविक एसिड इज ऑक्सीडेटेड इन डीऑक्सीडेटेड बिफोर एनीथिंग द क्रेब्स चक्र, ठीक है। क्रेब्स चक्र, ओके। तो इसमें कौन सा है? तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन ए दे रखा है कि ऑक्सीलिक एसिटिक एसिड, दूसरा है हमारा साइट्रिक एसिड, और थर्ड है हमारा NaDH, और तीसरा हमारा है एसिटिल COA, और फोर्थ है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर बेटा ठीक होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया है तो बिल्कुल ही सही आंसर है आपका, ठीक है। यानी कि क्रेब चक्र में प्रवेश करने से पहले जो पायरुविक अम्ल होता है उसको ऑक्सीडेटेड रूप से डीऑक्सीडेटेड रूप करने पर तत्काल बनने वाला जो उत्पाद होता है वो हमारा कौन सा होता है? एसिटिल COA। कौन सा होता है? ऑप्शन डी, एसिटिल COA, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा सभी को। अब मैंने इसका सॉल्यूशन भी दिया, आखिर ये होता क्या है, ठीक है। देखो, जब ग्लाइकोलाइसिस के बाद बना पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, किसमें करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के पश्चात यहां से जो पायरुवेट डिहाइड्रोजेन्स एंजाइम की उपस्थिति में, कौन सा एंजाइम होता है? डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीडेटिव डीऑक्सीलेशन की प्रक्रिया से गुजरता है, ठीक है। इसकी इससे क्या होती है? प्रक्रिया होती है जिससे एसिटिल COA बनता है। ये अणु क्रेब चक्र में प्रवेश करने वाला मुख्य प्रवेश बिंदु होता है। तो आशा करता हूं ये थ्योरी के माध्यम से भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फसलों को उनकी सही वर्गीकरण श्रेणी से मिलान कीजिए। यानी कि मैच द फॉलोइंग क्रॉप विद देयर करेक्ट क्लासिफिकेशन कैटेगरीज, ओके। तो हमारा सबसे पहले आता है चावल, यानी कि राइस, गन्ना, मूंगफली एंड जूट। अब हमें इसको मैच करना है कि जो हमारा चावल होता है यानी कि राइस कैसी फसल है, गन्ना कैसी फसल है, और मूंगफली कैसी फसल है, एंड जूट कैसी फसल है। तो इसमें अब जो एग्जाम का पैटर्न है वो ज्यादातर इसी बेस पे क्वेश्चन पूछता है, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ऐसे घुमा के पूछेगा कि चावल का किससे, ठीक है। तो मैं इसको मैच कर दे रहा हूं, आप मिला लीजिए। देखिए, चावल कैसी फसल है? चावल है हमारी, यानी कि राइस कौन सी फसल है? अनाज वाली फसल, यानी कि फर्स्ट का थर्ड हो गया, ठीक है। फिर हमारा आता है गन्ना। अब गन्ना सभी को पता है, यानी कि शुगर केन कैसी फसल है? नगदी फसल है। तो हमें दो तो मैच हो गए। हमें देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना, जब हमारे दो ऑप्शन मिल रहे हैं तो फिर हमें आगे देखना ही नहीं है। अब देखिए, फर्स्ट वाले का थर्ड हो रहा है, तो फर्स्ट वाले का थर्ड केवल इसमें है और इसमें है, तो ये तो दो वैसे ही अपने आप ही अलग हो गए, ठीक है। अब देखिए हमारा फर्स्ट का क्या मिल गया? थर्ड, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहां मैंने किसका मिलाया? सेकंड वाले का फोर्थ वाले से। अब देख लीजिए, सेकंड वाले का फोर्थ ये रहा, तो ये अपने आप से भी
खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। इस तरह से आप करोगे तो टाइम एग्जाम में बचा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पर विवरण भी दे रखा है इसका, स्रोतों के अनुसार सही मिलान इस प्रकार से है कि चावल एक अनाज है, ठीक है, अनाज वाली फसल है। गन्ना कैसी है, नगदी फसल है। मूंगफली कैसी है, एक तिलहनी फसल है, ठीक है, यानी कि ऑयल सीड है। और जूट एक रेशेदार फसल है, यानी कि फाइबर क्रॉप है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। गंदी बग, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि गंदी बग निम्नलिखित में से किस फसल का एक पहचाना गया कीट है, यानी कि हमें यह बताना है कि गंदी बग किस फसल में लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारे पास कपास है, कपास को कॉटन भी कहते हैं, गेहूं को व्हीट भी कहते हैं, सरसों को मस्टर्ड एंड चावल को राइस भी कहते हैं। तो किस में लगता है, तो जो बच्चे ऑप्शन डी इसका लगा रहे हैं बिल्कुल राइट है। ठीक है, जो हमारा गंदी बग कीट होता है ना, गंदी बग, ये किस में लगता है, राइस में, यानी कि धान की जो खेती होती है उसमें लगता है, दूधिया अवस्था होती है उस टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे कि गंदी बग चावल यानी कि धान की फसल का एक प्रमुख कीट है। ये कीट दाने बनने की, देखो मैंने बताया था कि दूधिया अवस्था यानी कि मिल्क स्टेज, अब एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि मिल्क स्टेज पर कौन सा कीट लगता है धान में। ठीक है, वो तो घुमा भी सकता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। अब ऐसे इसमें पूछ लिया कि गंदी बग निम्नलिखित में से किस फसल का कीट है, यानी कि गंदी बग इज द रिकॉग्नाइज द पेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन क्रॉप। ठीक है, तो गंदी बग हमारा किसका कीट है, धान की फसल का। कब लगता है, दूधी अवस्था, जब दाने पड़ते हो। ठीक है, बालियों में जब क्या दूधी अवस्था में, तब ये कीट आक्रमण करता है और उनका रस क्या होता है, चूस लेता है, जिससे काली काली सी बालियां निकलने लगती है, उसमें धान नहीं निकलता, यानी कि चावल नहीं निकलता। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे बीज नियम 1968 के अनुसार यदि किसी बीज कंटेनर में मानव या कशेरुकी जानवरों के लिए हानिकारक रसायन से उपचारित बीज, मतलब कहने का मतलब यह है कि हानिकारक अगर कोई रसायन है, अगर उससे बीज उपचारित हो जाता है तो लेबल पर कौन सा कथन अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। जैसे कोई हानिकारक बीज, मतलब कोई रसायन है, उससे आपने बीज को उपचारित कर लिया, उसके बाद जब उस पर लेबल लगेगा यानी कि स्टैंप लगेगा, तो कौन सा कथन इनमें से रूप से शामिल किया जाना चाहिए, आपका कथन है। ठीक है, तो कौन सा कथन इसमें करा जाना चाहिए, तो कौन सा, पहला है आपका पुनर्विक्रय के लिए नहीं होना चाहिए, नॉट फॉर ए रिसेल। दूसरा केवल कृषि उपयोग के लिए, फॉर एग्रीकल्चर यूज ओनली। थर्ड है हमारा सी है ठंडे और सूखे स्थानों पर रखें, मतलब स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस। फिर हमारा डी है भोजन चारे या तेल के प्रयोजन के लिए उपयोग ना करें। अब आपको ये ऑप्शन बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या राइट किया हुआ है, यहाँ कि हानिकारक रसायन। जब कोई हानिकारक रसायन है आपके पास में, तो ये तो वैसे ही गलत कि आपको उसको सेल विक्रय के लिए करेंगे, नहीं करेंगे ना। फॉर एग्रीकल्चर यूज ओनली, ये भी तो नहीं करेंगे एग्रीकल्चर में। ठंडे स्थान पे रखने से क्या वो सही हो जाएगा, नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। कहने का मतलब कि भोजन चारे या तेल के प्रयोजन के लिए उपयोग ना करें। अगर आप किसी रसायन मिला हुआ है किसी जो, उसको उपयोग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ आपको लॉस होगा। ठीक है, जान भी जा सकती है पशु की, या आप भी खा सकते हैं, ह्यूमंस के लिए, उनके भी लिए खतरा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है डू नॉट यूज फॉर फीड और ऑयल। ठीक है, पर्पस, तो इसके लिए यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, जैसे इसमें यहां सॉल्यूशन भी है। बीज नियम 1968 के तहत रसायनों से उपचारित बीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लेबल पर लेबल होता है, उसमें लगा हुआ चेतावनी होती है। ठीक है, कि इसका उपयोग केवल भोजन, पशु आहार या तेल के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी दवा हुई उस पर स्टैंप पे सावधानी या चेतावनी दी होती है कि आप इसमें यूज कर सकते हैं, या ये जानवरों के लिए नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में OECD बीज योजना
बीज योजना के लिए राष्ट्रीय नियमित प्राधिकरण के रूप में किसे नामित किया गया है, यानी कि विच अथॉरिटी इज द डेजिग्नेट एज द नेशनल डेजिग्नेट अथॉरिटी फॉर द OECD सीड स्कैम इन इंडिया। तो कौन सा नहीं करना चाहिए, तो इसका बेटा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त सचिव बीज कृषि एवं सहकारिता विभाग, यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी सीड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कारपोरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि भारत में बीजों के अंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण और व्यापार योजना को देखरेख के लिए संयुक्त बीज सचिव की राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण यानी कि एनडीए नियुक्त किया गया है, जिसके देखरेख में क्या होता है, हमारा जो OECD बीज योजना है उसका निर्वहन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती को वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार से जोड़ने के लिए, किससे जोड़ने के लिए, वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार से जोड़ने के लिए कौन सी पहल स्टार्ट की, कौन सी पहल स्टार्ट की, यानी कि विच इंटेंटेड हैज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड टू लिंक ऑफ द फार्मिंग विद द ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मार्केट। ओके, तो कौन सी योजना तैयार की। ठीक है, बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा कृषि वानिकी कार्बन वित्त परियोजना। ठीक है, कृषि वानिकी कार्बन वित्त परियोजना। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार के किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करने के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए कृषि वानिकी कार्बन वित्त परियोजना शुरू की गई, जो खेती के माध्यम से कार्बन क्रेडिट अर्जित करने में मदद करेगी। मतलब आप खेती भी कर सकते हैं, उसके सहारे आप कार्बन भी अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ माध्यम से कार्बन क्रेडिट अर्जित करने में मदद करती है ये परियोजना। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। कौन सी रेशम कीट प्रजाति शहतूत का उत्पादन करती है, कौन सी रेशम कीट प्रजाति शहतूत या शहतूत रेशम का उत्पादन करती है और भारत में व्यावसायिक स्तर पर पाली जाती है। मतलब भारत में ये प्रजाति पाली भी जाती है और रेशम कीट का उत्पादन भी करती है, यानी कि विच सिल्क वॉर्म स्पीशीज प्रोडक्ट विलेवरी सिल्क एंड इज ए रिलेटेड एक्सटेंशन ऑफ कॉमर्शियल सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। तो कौन सी करती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, बॉम्बैक्स मोराई। कभी कभी इसका पूछ भी लेता है। ठीक है, टेक्निकल नेम इसका पूछ लेता है, बॉम्बैक्स मोराई। ठीक है, रेशम कीट का याद रखना इसको अच्छे से। ठीक है, बॉम्बैक्स मोराई वह रेशम कीट है जो शहतूत की किस पे पाला जाता है, पत्तियों पर, शहतूत की पत्तियों को खाता है। ठीक है, और पाला भी जाता है, और भारत में व्यावसायिक रूप से शहतूत यानी कि रेशम के उत्पादन के लिए व्यापक रूप से पाला जाता है, रेशम के उत्पादन के माध्यम के लिए पाला जाता है। ठीक है, रेशम किससे प्राप्त होती है हमें, तो बॉम्बैक्स मोराई यानी कि रेशम कीट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी का उपयोग किस कीट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि बीटी का उपयोग करके किस कीट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने का उपयोग किया जाता है। विच फेज इज द इफेक्टिवली कंट्रोल यूज द बैसिलस थुरिंजिएंसिस यानी कि बीटी। तो कौन सा किया जाता है इसमें, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा, कैटरपिलर। किसके रूप में किया जाता है, कैटरपिलर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो स्टेम में होल करके क्या करती है, उसको खा लेती है और खोखला बना देती है। ठीक है, कैटरपिलर, ऑप्शन डी। ठीक है, बीटी एक प्रकार रूप से एक बैक्टीरिया है जो लेपिडोप्टेरा श्रेणी के कीट, विशेष रूप से कैटरपिलर के लार्वा मतलब उनसे जो निकलने वाला स्राव होता है उसको हम क्या कहते हैं, लार्वा। और लार्वा के लिए क्या होता है, जहरीला होता है, जिससे ये एक प्रभावशाली जैविक नियंत्रण एजेंट बनाता है। ठीक है, तो किस कीट के लिए याद रखना, कैटरपिलर के लिए। ठीक है, इसके लिए
कीट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है, ठीक है, बैसिलस thuringiensis, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, अनुवांशिकी के जनक कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी बहुत जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताइए कि जो अनुवांशिकी के एक जनक थे, अब इस ऑप्शन में है या नहीं है, बताइए। इसका ऑप्शन ई बिल्कुल राइट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अनुवांशिकी के जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिनने मटर पे क्या किया था? प्रयोग किया था, ठीक है। टेल और डॉल मतलब छोटे और लंबे प्रभावी पौधे लिए थे, ठीक है, तो मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। यह हरित क्रांति के जनक थे स्वामीनाथन, ठीक है। ये कोशिका से रिलेटिव है, रॉबर्ट हुक, ठीक है। अब इसमें देखो, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, राइट। दिए गए विकल्पों में से उनका नाम नहीं है, इसीलिए विकल्प ई सही होगा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नाशवान वस्तुओं के लिए परिरक्षण के लिए उपयुक्त शून्य ऊर्जा शीत भंडारण का अंतर्निहित सिद्धांत क्या है? हमें यह बताना है कि नाशवान जो वस्तु होती हैं, यानी कि व्हाट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ द जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज यूज्ड ऑफ द प्रिवेंटिंग ऑफ प्रीसेबल कम्युनिटीज, ठीक है। कौन सा सिद्धांत इसमें लागू होता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, एवोपोरेशन कूलिंग, यानी कि बाष्पीकरण, जो बाष्पीकरण द्वारा होता है, ये इसमें वस्तुओं के परीक्षण के लिए उपयुक्त शून्य ऊर्जा शीत का भंडारण का अंतर्निहित सिद्धांत है। ओके, चलिए देखिए, सटीक क्षेत्र विशेषण के लिए प्रतिनिधि मृदा नमूना प्राप्त करने हेतु आधिकारिक रूप से अनुशंसित पैटर्न कौन सा होता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल सैंपलिंग पैटर्न आर द ऑफिशियल रिकमेंडेड ऑफ द ऑब्टेन ए रिस्पेक्टिव ऑफ द सॉइल सैंपल ऑफ द एक्यूरेट फील्ड एनालिसिस। तो कौन सा होता है? ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल राइट होगा, जिंग जैंग, ठीक है। अब देखिए, खेत की मिट्टी को उर्वरता का सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए मृदा परीक्षण हेतु नमूना लिया जाता है, और जो नमूना लिया जाता है वो मृदा, जैसे आपका कोई भी अगर प्लॉट है, वो चारों तरफ से, मतलब जितने भी कोने होते हैं, हर कोने से मिट्टी ली जाएगी नमूने के लिए, और बीज खेत से भी सैंपल लिया जाएगा, फिर उसका लैब में क्या होता है? परीक्षण होता है, ठीक है। और नमूने लेने को हम क्या कहते हैं? जिंगजैग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैटर्न सबसे अधिक अनुशासित है, ये क्या है? जिंगजैग एक पैटर्न है, क्या एक पैटर्न, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है, ठीक है। आगे चलते, भारतीय बीज प्रमाणीकरण प्रबंधन प्रणाली के अनुसार आधार बीज का सही वर्ण क्या है? आधार बीज, ठीक है, आधार बीज, मानक बीज, प्रजनक बीज, ठीक है। इसके बारे में आपको अच्छे से थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए कि आधार बीज क्या होता है, प्रजनक बीज क्या होता है, ठीक है, या ब्रीडर बीज क्या होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है कि भारतीय बीज प्रमाणीकरण प्रबंध प्रणाली के अनुसार आधार बीज यानी कि फंडामेंटल सीड का सही वर्णन क्या है? तो क्या सही वर्णन है? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। इसका उत्पादन प्रजनक बीज यानी कि ब्रीडर सीड से किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय बीज प्रमाणीकरण प्रबंध प्रणाली के अनुसार आधार बीज किससे बनता है? ब्रीडर यानी कि प्रजनक बीज से बनता है, ब्रीडर सीड से, इससे ब्रीडर सीड से किया जाता है, और इसे IMSCA मानकों को पूरा करना होता है, ठीक है। जैसे इसमें भी आधार बीज प्रजनक बीज की अगली पीढ़ी है, मतलब फर्स्ट बीज कौन सी पीढ़ी है? ब्रीडर बीज, ठीक है, और आधार बीज क्या होता है? अगली पीढ़ी है उसकी। इसका उत्पादन राष्ट्रीय बीज निगम प्राधिकरण संस्थाओं की देखरेख में कड़े मानकों के साथ किया जाता है।
ठीक है। कौन सी संस्था इसके लिए जिम्मेदार है? राष्ट्रीय बीज निगम, याद रखना। कौन सी है? राष्ट्रीय बीज निगम। इसकी देख रेख में क्या बनाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ने सहकारी विस्तार सेवा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एड प्रोवाइड द वे ऑफ द इम्प्लीमेंट्स ऑफ द कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस। तो कौन सा लो है इसमें, ठीक है। तो जो बच्चे ऑप्शन डी इसका लगा रहे हैं बिल्कुल राइट है। कौन सा है? स्मिथ लीवर अधिनियम 1914, द स्मिथ लीवर एक्ट 1914, याद रखना। कौन सा अधिनियम है? तो स्मिथ लीवर अधिनियम 1914, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सहकारी विस्तार सेवा, सहकारी विस्तार सेवा से कौन सा अधिनियम रिलेटिव है? तो स्मिथ लीवर अधिनियम, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, तो बता दिया। अब यहाँ पर कुछ इसका सॉल्यूशन है, वो भी स्मिथ लीवर नियम 1914 ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तार कार्य को संस्थागत रूप दिया, जिससे सहकारी विस्तार की स्थापना हुई और दुनिया भर में विस्तार प्रणालियों को प्रेरणा मिली, ठीक है। ये नियम ने क्या किया? इसका मतलब लाने का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से विस्तार कार्य को संस्थागत, यानी कि एक संस्था के रूप में क्या करा, लाया। उसके बाद में क्या? विस्तार सेवाओं की स्थापना हुई और दुनिया भर में विस्तार प्रणालियों का मतलब प्रेरणा मिली कि इसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रिले क्रॉपिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का, रिले क्रॉपिंग को सही ढंग से परिभाषित करता है। अब रिले क्रॉपिंग होती क्या है, पहले आप ये समझिए कि रिले क्रॉपिंग होती क्या है। तो रिले क्रॉपिंग को समझने से पहले आपको एक बात सब अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि यानी कि पहली फसल, जो पहली खड़ी फसल होती है, उसकी कटाई से पहले दूसरी फसल उसमें बोना। जैसे आपने अभी गेहूं लगाया और गेहूं को काट नहीं पाया, उससे पहले क्या बो दिया? उसमें गन्ना बो दिया। अब गन्ना बो दिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रिले क्रॉपिंग हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन डी इसका लगा रहे हैं बिल्कुल राइट। पहली मतलब फसल भी खड़ी होनी चाहिए और दूसरी फसल को आप उसमें बुवाई भी कर दो, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग, उसकी कटाई से पहले, ठीक है। यानी कि सीड ए सेकेंड क्रॉप इनटू ए स्टैंडिंग फर्स्ट क्रॉप बिफोर इज द हार्वेस्टिंग, यानी कटाई से पहले। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 35 है मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स। मैंने पहले भी एक वीडियो में पढ़ाया था कि मिलेट्स वाली फसलों के बारे में, ठीक है। उसके बारे में ये क्वेश्चन आना कि मोटे अनाज वाली जो फसलें होती है के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा कथन है, कौन सा कथन है इसमें, ठीक है। जो मोटा अनाज होता है, ठीक है, मोटे अनाज में आपका कोंदो आता है, मैंने पढ़ाया है वीडियो, आप जाके देखना उसमें अच्छे से, ठीक है। तो जो बच्चे इसको ऑप्शन डी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट है, क्योंकि भारत में 2018 में मिलेट्स को न्यूट्री अनाज यानी कि न्यूट्री अनाज बोला गया था। क्या बोला गया था? न्यूट्री अनाज। अब क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्री अनाज है, ठीक है। तो आप उसमें कोंदो है, ऐसी बहुत सारी मोटे अनाज वाली फसलें हैं, ठीक है। तो 18 में मिलेट्स को के रूप में पुनः ब्रांड किया गया और 23 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा और अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया, ठीक है। यह जागरूकता बढ़ाने के लिए था, मोटे अनाज की जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य था कि भारत में सन 2018 में मिलेट्स को न्यूट्री मतलब अनाज के रूप में देखा गया और उसे पुनः ब्रांड किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मिलेट्स क्या होता है? इसमें पोषण गुणों के कारण, देखिए मिलेट्स जो मोटा अनाज होता है उसमें पोषण यानी कि आहार, संपूर्ण आहार के ज्यादातर उसमें गुण पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें ज्यादा ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। इसी के लिए इसको न्यूट्री अनाज भी या उसके नाम से जाना गया। और भारत के ही प्रस्ताव पर 23 को वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में भी मनाया गया। तो आपसे पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय, भारत में अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष कब मनाया गया? तो आप किस में बताओगे? सन 2023 में, यानी कि 2023 में, राइट।
आगे चलते हैं। गाय के स्तनपान के किस चरण में स्तन शोध के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है? यानी कि एट विच स्टेट ऑफ द लोकेशन आर द काउ मोस्ट ससेप्टेबल टू द मिस्टेक्स? तो कौन सी होती है? ऑप्शन डी, यानी कि बछड़े के जन्म के समय एक संक्रमण का जो काल होता है, जब गाय बच्चे को जन्म देती है तो क्या होता है, उस समय ज्यादातर बच्चे में जीवाणु या बैक्टीरिया से बीमारी होने का ज्यादा खतरा बना रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं? संक्रमण काल, मतलब उसके जन्म के जस्ट बाद, जिससे हार्मोनल और प्रतिरक्षा परिवर्तन शामिल होते हैं। देखिए, जन्म होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, जो गाय होती है वो उस बछड़े को क्या करती है, मतलब वो जो उसकी एक तरफ से कहते हैं उसको चाटना, ठीक है। तो जब उसको करती है तो बछड़े में क्या आती है? एनर्जी, यानी कि पावर आती है। वैसे बच्चा खड़ा नहीं हो पाता, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, उसमें हार्मोनल जो इफेक्ट होते हैं बढ़ते हैं, मतलब रोग के प्रति क्षमता बढ़ती है, उसकी बॉडी क्या होती है? ताकतवर बनती है उन चीजों से, ठीक है, ऐसा कथन है। तो उस समय यही होता है कि बछड़े के जन्म के समय संक्रमण काल, जिससे हार्मोन और प्रतिरक्षा परिवर्तन शामिल होते हैं, ठीक है। तो गाय के स्तनपान मतलब स्तनों से दूध मतलब बहने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसी चरण में ये सब होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। आगे आ गया 36, ये तो हो गया, ठीक है। अब आ गया 37 क्वेश्चन नंबर, कह रहे FSSAI के निर्देश के अनुसार खाद्य उत्पादक पशुओं के वाणिज्य पशु आहार हेतु किस मानक का अनुपालन अनिवार्य है? तो किस मानक का अनिवार्य है, ठीक है, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, तो वार्षिक पर्यावरणीय, इससे उससे रिलेटिव नहीं है, तो अपने आप ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी इससे रिलेटिव नहीं है। अनिवार्य थर्मल पशुरीकरण, ये भी नहीं है इससे रिलेटिव। IS 2052 के अनुसार भी हो, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा? ISO 9001, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा इसका, ठीक है। इसके अनुसार था IS 2052 के अनुसार, BIS के प्रमाण से इसका हुआ था, ठीक है। पशु उत्पादों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक योजना बनाई गई थी, जो बहुत ही क्या थी? अनिवार्य थी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? पशु आहार IS 2052 के मानकों के अनुसार BIS प्रमाणित होना चाहिए। तो ठीक है, उसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये इसका नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, ये इसका बेटा सही नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट होगा, ये इसका रॉन्ग होगा, ठीक है। तो सब सही कर लेना, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा विकसित संतुलन राशन फार्मुलेशन सॉफ्टवेयर का क्या नाम था? क्या नाम था? तो पशु पोषण था, या गो ऐप था, या मिल्क मेड था, या पशु विकास था? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। पशु क्या था? पशु पोषण था, इसका क्या था? पशु पोषण था, ठीक है। हमारा गया नेक्स्ट क्वेश्चन। NCAP के आंकड़ों के अनुसार गोरखपुर में वार्षिक औसत PM टाइम सांद्रता में इकाई कमी क्या थी? तो क्या थी, ठीक है। तो कितनी इकाई कम थी? ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट होगा, 138 म्यूग्राम M⁻³ यानी कि क्यूब, ठीक था। ये इसका मानक होता है, ठीक है। किसी सांद्रता का मानक क्या होता है? म्यूग्राम, ठीक है, याद रखना इसको अच्छे से। 138 थी, कितनी थी? 138, ठीक है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार गोरख में PM टाइम सांद्रता में लक्ष्य के अनुसार 138 किलोग्राम M⁻³ इकाई कमी दर्ज की गई थी, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
अगर डिजिटल एकीकरण के माध्यम से कृषि विपणन को आधुनिक बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा किस संस्थागत तंत्र को बढ़ावा दिया गया? ठीक है, तो किस तंत्र को बढ़ावा दिया गया? ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो में से कोई नहीं। ग्रामीण कृषि बाजार को दिया गया था, नहीं दिया गया था। नेशनल कॉमोडिटी एक्सचेंज को दिया गया था, इसको भी नहीं दिया गया था। कृषि उपज आधुनिकीकरण समिति को दिया गया था, नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय कृषि बाजार को दिया गया था। किसका दिया गया था? राष्ट्रीय कृषि बाजार को। तो ये हमारे 21 क्वेश्चन थे जिसे मैंने संपूर्ण थ्योरी के साथ करा दिया। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अभी जो AGTA का एग्जाम होगा जो बच्चे दे रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल हो। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।